एवरीवन। आज का वीडियो में इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स पे लाई हूँ। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज में एंड ओवर द इयर्स इन टॉपिक से यूपीएससी, एसएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन, आई एम शेयरिंग विद यू द इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑन इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। इस वीडियो से हम जानेंगे कि कौन कौन से कन्वेंशन डिक्लेरेशन किस ईयर में स्टैब्लिश हुए थे और इफेक्टिवली कब उनको मैकेनिज्म इफेक्टिवली प्रैक्टिस किया गया था और कन्वेंशन डिक्लेरेशन प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। लेट्स बिगिन। कन्वेंशन एक एग्रीमेंट होता है अमंग कंट्रीज जिसके अकॉर्डिंग उनको एक्ट करना पड़ता है इन अ पर्टिकुलर मैनर, और कन्वेंशन डिक्लेरेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? डिक्लेरेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे स्टेट्स एग्री करते हैं कि वो इन अ पर्टिकुलर मैनर में एक्ट करेंगे, बट वो लीगल वैलिडिटी कंसिस्ट नहीं करता। लीगल वैलिडिटी मीन अगर कन्वेंशन प्रैक्टिस करने में कोई भी वायलेशन होता है किसी भी कंट्री से, तो यूएन के पास राइट होता है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का। बट डिक्लेरेशन में अगर वायलेशन होता है तो यूएन के पास कोई राइट नहीं है उसके कंट्री के या स्टेट के अगेंस्ट एक्शन लेने का। प्रोटोकॉल्स मतलब जो ऑलरेडी कन्वेंशन स्टैब्लिश हुआ है उसके अंदर और रेगुलेशन इनकॉर्पोरेट करना, मतलब एडिशनल अमेंडमेंट्स ऐड करना, उसे प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो आज मैं आपको इजी वे से कन्वेंशन और डिक्लेरेशन के ईयर याद करवाने की कोशिश करूंगी थ्रू माय वीडियो। तो प्लीज एंड तक मेरी वीडियो देखें और कौन से कन्वेंशन कब और उनका क्या पर्पस है वो सब मैं आपको इस वीडियो से बताऊंगी। रामसर कन्वेंशन, रामसर सिटी थी ईरान में और ये कन्वेंशन वहीं साइन हुआ था। और इसका वे कैसे याद करेंगे? रामसर ईरान में सिटी थी, आई इज ईरान, तो 1971 ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट 1971 2 फैब एंड इफेक्टिव ईयर है 1975। ये कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स के पर्पस पे इस्टेब्लिश किया गया था और इसको वाटरफॉल कन्वेंशन भी कहते हैं। इंडिया भी इसका पार्ट है और करंटली 27 रामसर साइट्स हैं इन इंडिया में। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, मोस्टली जब भी डिक्लेरेशन आए तो उसके एंड में ना 2 आता है। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी डिक्लेरेशन आएगा तो उसके एंड में 2 होगा। तो हम स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को 1972, इट जस्ट रामसर कन्वेंशन के बाद हुआ था, तो 1972 हम इसको ऐसे याद करेंगे। अनदर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन इंडेंजर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स एंड फोना मतलब एनिमल्स। तो ये दोनों किन ऑड स्पीशीज को क्या कहते हैं कंजर्व करने के लिए, तो ऑड मतलब 3 नंबर इज ऑड, 2 इवन है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? फ्लोरा एंड फौना 2 कैटेगरीज है और ये 2 ऑड कैटेगरीज को कंजर्व करने के लिए साइट्स, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जब इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था तो ईयर है 1973। ऐसे आप याद करने की कोशिश करिए मेरे साथ, ऐसे आपको याद रहेगा कि कौन सा ईयर था इन सब कन्वेंशन एंड डिक्लेरेशन का। CMS ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है, ये बॉन्ड सिटी थी एक जर्मनी में। तो एन एंड में है तो 9, एन से 9, डबल 9 बॉन्ड एन, तो आप याद रखिएगा 1979 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था और इफेक्टिव ईयर 1983। मैंने इफेक्टिव ईयर भी नोट्स में इसलिए प्रोवाइड करे हैं क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव्स में इफेक्टिव ईयर भी पूछ लिया जाता है। नैरोबी डिक्लेरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन जब भी हो तो मोस्टली एंड में 2 होता है, तो आप ऐसे याद करेंगे 1982। ऑब्जेक्टिव्स में इजी हो जाता है मार्क करना जब हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं ईयर के। बस आपको थोड़ी टिप्स की जरूरत है कि आप कैसे उसको रिकॉल करेंगे उनका एग्जैक्ट ईयर। तो ये मैंने थ्रू दिस वीडियो मैं आपका एक IQ लेवल की वे से आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप इनके ईयर कैसे याद करें। वियना कन्वेंशन, ये वियना में ही साइन हुआ था, इसका लोकेशन वियना में ही साइन अप हुआ था, 1985 में निकला था और इसका पर्पस था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, यू कैन सी 1987 में इट हैज बीन स्टैब्लिश्ड, और इसका इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव मीन, ये इफेक्टिव ईयर उसे कहते हैं जब ये इसके मैकेनिज्म इफेक्टिवली अडॉप्ट किए गए। तो ये 1989 में हुआ था। इसका पर्पस था टू कंट्रोल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। मूव ऑन, ब्रंटलैंड एंड रिपोर्ट, ये दोनों ही आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ब्रंटलैंड रिपोर्ट को दोनों को कैटेगरी 1987 में याद रखिएगा। 1987 में दो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ब्रंटलैंड रिपोर्ट निकाले गए थे। ये डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ओजोन जो अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। तो इन दिस वे you have to remember कि 87 these are the years for the establishment. अर्थ समिट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डिक्लेरेशन, इसको अर्थ समिट और यूएनसीईडी रियो डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। डिक्लेरेशन से मैंने बताया था जैसे कि आपको मोस्टली टू एंड में आता है। ये एक कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट पे जो 3 to 14 जून तक चली थी। तो 1992 में 5 इन्वायरमेंट से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारे पास कन्वेंशन डिक्लेरेशन आए थे। एजेंडा 21 भी 1992 में, यूएनएफसीसीसी 1992 में, एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये भी 1992 में। तो ये 4-5 ये कन्वेंशन एंड डिक्लेरेशन जो 1992 में कैटेगराइज हुए थे। तो इन दिस वे आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर ये पर्पस और रिमार्क्स मैंने दे रखे हैं फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, फॉर एक्स्ट्रा अवेयरनेस, तो आप इसको ग्लैंस थ्रू कर लें एक बार। यूएनसीसीडी डी 4th नंबर पे आता है। ए बी सी डी अगर हम फिंगर पे काउंट करेंगे तो डी 4th नंबर पे आता है। हम इसको 1994 ऐसे याद रख सकते हैं। ये कन्वेंशन टू कम्बाट डिसर्टिफिकेशन, इसका जर्मनी में हेडक्वार्टर है और ये सारे इसके एजेंडा हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल मीन इट टेक्स इन 1997, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1997। इसको हम कैसे याद करेंगे? क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में साइन किया गया था। तो जे को अगर हम स्टैंड अप कर देते हैं, जैसे जे ऐसे होता है, अगर उसको हम ऐसे खड़ा कर देते हैं तो वो 7 जैसा दिखता है। तो हम क्योटो प्रोटोकॉल का ईयर ऐसे याद रख सकते हैं। और इसका इफेक्टिव, मैंने मोस्टली देखा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का इफेक्टिव ईयर पूछ लेते हैं, तो 2005 में उसका इफेक्टिव मैकेनिज्म जो उसके प्रैक्टिस हुए थे 2005 में थे। तो प्लीज याद रखिएगा। एंड these are the purpose and remarks. Rotterdam Convention 1998, Cartagena Protocol 2000, it is for biosafety. Stockholm Convention 2001, Stockholm Convention is 2001 to eliminate or restrict the production and use of persistent organic pollutants. RED 2005, Nagoya Protocol 2010, 2010 में हुआ था। ये इसका पर्पस एंड रिमार्क है, काइंडली गो थ्रू दिस। एंड Rio +20 दैट इज 20 बोलते हैं हम, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? हम इसका अपोजिट लेके जाएंगे, 2012। आर में अगर आप देखेंगे तो 2 भी बना हुआ है, तो इससे हम ऐसे याद रखेंगे कि Rio +20 किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? 2012। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिनामाता कन्वेंशन। वैसे मिनामाता कन्वेंशन का जो डिजीज था वो बहुत पहले मतलब फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड हुआ था इन जापान में, मिनामाता बे में। वाटर कंजप्शन में पाया गया था कि बहुत ज़्यादा मर्करी का डिस्पोजल हुआ है केमिकल फैक्ट्री की वजह से, और विच कंटिन्यूड। ये डिजीज जो थी मिनामाता डिजीज, ये मिनामाता बे पे ही रखी गई है, क्योंकि मिनामाता बे जापान में है और उसका वाटर पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग हो गया था, जिसके सिम्टम हैं कि अगर कोई उस पानी से या उसके एक्वाटिक जैसे फिश विश अगर कोई कंज्यूम करे तो उसके सिम्टम्स हैं कि आपको नमनेस इन द हैंड्स एंड फीट हो सकता है, जनरल मसल वीकनेस हो सकती है, नैरोइंग ऑफ द फील्ड ऑफ द विजन एंड डैमेज टू हियरिंग एंड स्पीच, मिनामाता डिजीज के ये सिम्टम्स थे। तो ये 1932 से लेकर 1968 तक कंटिन्यू रहा है, इसका सीवियर मर्करी पॉइजनिंग हुआ है। तो मिनामाता कन्वेंशन पे 2013 में इसको साइन अप किया गया था, बट इफेक्टिव ईयर्स इज स्टिल लेट 2017।
और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। रिमेंबर, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। And the last Kigali Amendment. This takes place in 15 October 2016 और इसका इफेक्टिव ईयर था 1 Jan 2019। इसका पर्पस था reduce ozone layer depletion and it amends the 1917 Montreal Protocol. These all are the purpose and remarks, and I will provide this whole notes in PDF format also. So kindly like my video and share it to other student also, क्योंकि मैंने ये नोट्स इफेक्टिवली आप लोगों के लिए ही बनाए थे जिससे कि आपको हेल्प हो सके। तो अगर मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई होगी तो काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड लाइक टू इट। थैंक यू सो मच।